अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। अभी भी रिटायरमेंट कर रहे हैं। यस मैम। रिटायर्ड ईयर ऑफ पार्टनर। बस ये पढ़िए जेल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग जेल पे यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ेंगे। आज सिर्फ समझेंगे, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना है। तो अगर हमें जेल पे का क्वेश्चन आए तो उसे कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। जेल पे तो नहीं किया होगा। दर्श तब जेल पे 12 में नहीं रहता है, मतलब 12 में पार्टनरशिप है इसलिए बोल हो जाए, इसलिए 12 में तो नहीं रहता होगा ना। ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे जेएलपी। जेएलपी का मतलब है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, आज सिर्फ लिखना है और समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 3 पॉइंट समझाने में ही पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला बात कि पार्टनरशिप में जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों लिया जाता है। तो लाइफ पॉलिसी का मतलब, लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ के लिए जब हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, कैसा होता है पॉलिसी? अगर 5 साल का पॉलिसी, 5 साल में अगर कोई मर जाता है, लाइफ पॉलिसी तो ऐसे ही समझाया जाता है ना, इतने साल के अंदर अगर मर जाएंगे तो फिर उसका इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन क्या होता है? पॉलिसी कैसे कंटिन्यू रहता है, हमें प्रीमियम भरते जाना होता है। ठीक है, अब प्रीमियम कैसे भरना पड़ेगा? जो स्कीम रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग का ईयरली स्कीम हो सकता है, मंथली स्कीम हो सकता है। प्रीमियम अगर कंटिन्यू रखेंगे तो अगर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मान लो 5 साल का पॉलिसी लिया था, ठीक है, और हम लोगों ने सही सही प्रीमियम भरा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे पास फाइनेंस सही तरीके से नहीं होता है, हो सकता है कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हमारे पॉलिसी को, ठीक है, तो बीच में ही हमें क्या करना पड़ता है? रोक देना पड़ता है ना। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक 5 इयर्स का पॉलिसी है, ठीक है, अगर 5 इयर्स तक उस पॉलिसी को चला लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि पॉलिसी कंप्लीट करने पे क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। और बाई चांस अगर डिसकंटिन्यू करना पड़ा, मिडिल में नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, जो प्रीमियम भरना है वो नहीं भर पा रहे हो, ठीक है, अगर प्रीमियम जो भरना है वो नहीं भर पा रहे हो तो क्या मिलता है पता है तुम लोग को? सरेंडर वैल्यू मिलता है। ठीक है, मतलब रूल्स होता है, जो मतलब कभी भी अगर घर पे किसी ने पॉलिसी लिया है, ठीक है, पेरेंट्स लोगों ने, अगर देखोगे तो वहां पर कभी भी स्कीम लिखा हुआ रहेगा ना, तो उसको पढ़ के देखोगे, ठीक है, कि 5 साल का पॉलिसी है, अगर 1 साल तक आप प्रीमियम भरते हो और नहीं, उसके बाद नहीं भर पाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 2 साल कंटिन्यू प्रीमियम भर देते हो तो आपको इतना % मिलेगा, 3 साल करते हो तो इतना, 4 साल करते हो तो इतना, और पूरा 5 साल ही चला लिया तो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एफडी नहीं होता है, फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में, मान लो 1 साल का है, अगर बीच में उस एफडी को तोड़ दिए तो क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या फिर जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा, कुछ चार्ज भी ले लेता है। तो यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं लेगा, मतलब पूरा पैसा जो स्कीम का है वो नहीं मिलेगा। अगर 5 साल का मेरा स्कीम है, उसमें जो जो रूल्स है वो फॉलो करोगे तो पूरा पैसा मिल जाएगा जो मिलने वाला था, अगर नहीं करोगे तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना मिलता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ठीक है, मतलब सरेंडर कर दिया, नहीं कंटिन्यू किया, उसको हम लोग बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पार्टनरशिप में जेएलपी का क्या जरूरत है? अब पार्टनरशिप में रिटायरमेंट भी होता है, डेथ भी होता है, ठीक है, तो रिटायरमेंट डेथ होने से पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? उसका हिस्सा, ठीक है। तो उसका हिस्सा जब देने जाएंगे, अब अचानक से कोई डिसाइड कर रहा है कि हम रिटायर करेंगे, ठीक है, अचानक से कोई डिसाइड, मतलब अब डिसाइड करके तो मर नहीं सकता, अचानक से किसी का डेथ हो गया, अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए होगा? बोलो। पैसा चाहिए होगा, ठीक है। अब अचानक से अगर बिजनेस से वो पैसा निकालोगे तो बिजनेस में क्या दिखेगा?
वर्किंग कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा? वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस को चलाने का अचानक से खर्चा आ गया ना, कोई बोल रहा है कि हम 2 महीने बाद रिटायर कर जाएंगे, अब उसको पूरा पेमेंट देना है, तो पैसे का जुगाड़ तो होना चाहिए। तो अगर हम लोग पहले से पॉलिसी बना रखते हैं, जैसे मान लो तुम लोग कोई एजुकेशन लोन ले लियो, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग का क्या होगा, आगे का एजुकेशन का जो भी है, अगर तुम लोग फाइनेंस नॉर्मल वे से नहीं कर पा रहे हो तो उस तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि पार्टनर लोगों को पेमेंट करने के लिए ये जेएलपी किया जाता है। अगर किसी पार्टनर का अचानक से डेथ हो गया या फिर कोई रिटायर कर रहा है, तो उसको जो पेमेंट करने के लिए कैश फ्लो का जरूरत होगा, वो बिजनेस से अगर लेंगे तो बिजनेस में हैम्पर होगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि पहले से ही जेएलपी बना लो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगर कोई पार्टनर का डेथ या रिटायरमेंट हो गया तो उस जेएलपी से जो पैसा मिलेगा, ठीक है, उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, उस काम में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कि जेएलपी का रीजन क्या है, क्यों पार्टनरशिप में जेएलपी बनाया जाता है, हम लिखवा देते हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लो। लिखो, इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर लाइक in the partnership firm with partner A, B, C. For example, B is retired or dead. Then B, in case of retirement oblique B's executor. In case of death, in case of death, demand for B's estate in firm, and this affect the working capital or function of business लिख लो। और फंक्शन ऑफ बिजनेस, अभी मैंने जो बोला ना वही लिखवाया, तुम लोग पढ़ के देख सकते हो। देखो हम बता देते हैं क्या लिखा हम लोगों ने। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ होता है या रिटायरमेंट होता है किसी भी पार्टनर का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लाइक इन द पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर एबीसी। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है एबीसी। फॉर एग्जांपल बी इज रिटायर्ड और डेड। बी का अगर मतलब बी रिटायर होना चाहता है या फिर उसका डेथ हो गया, अगर रिटायर होता है तो बी खुद ही जो है अपना डिमांड करेगा कि मुझे दे दो, मुझे मेरा जो भी पार्ट्स मिलना चाहिए वो दे दो। लाइक कैपिटल डिमांड करेगा, रिवैल्यूएशन होगा तो उसका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, ठीक है। और क्या मिलता है, जनरल रिजर्व वगैरह रहेगा वो मिलेगा, गुडविल मिलेगा, ठीक है। तो बी खुद डिमांड करता है जब रिटायरमेंट होता है, लेकिन जब डेथ होता है तो कौन डिमांड करता है, बी का एग्जीक्यूटर। अब वो तो खुद आ नहीं सकता, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ डिमांड फॉर बीज एस्टेट इन फर्म, मतलब फर्म में बी का जो हिस्सा है, एस्टेट का मतलब होता है उसका संपत्ति जो बिजनेस में लगा हुआ है, वो डिमांड करेगा। एंड दिस अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, और जब ऐसा डिमांड अचानक से आ जाता है तो बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, मतलब बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जो कैपिटल का जरूरत होता है वो हैम्पर होता है, ठीक है। या फिर बिजनेस का फंक्शन जो है हैम्पर होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ डेथ
in case of death, in case of death of any partner, comma, specified amount, ब्रैकेट में लिखो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू will be provided, to firm. और सेकेंड पॉइंट लिखो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, स्पेसिफाइड अमाउंट, ब्रैकेट में लिखो सरेंडर वैल्यू will be provided to firm. ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू का मैंने बात किया, एक पॉलिसी वैल्यू, एक सरेंडर वैल्यू। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू तब मिलता है जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर जो हो रहा है ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टर्म भी वो होता है कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको ये पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिसी का यही सिस्टम होता है। और अगर मान लो, जरूरी तो नहीं है कि 5 साल में किसी का डेथ हुआ, मान लो 5 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी है, 5 साल में अगर किसी का डेथ नहीं हुआ, 5 साल वो पूरा पॉलिसी को कंटिन्यू किया है तो भी उसे पूरा पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मिलता है। हाँ मिलेगा। अगर 5 साल में डेट नहीं हुआ, 5 साल की पॉलिसी, क्या बोलो अरे बार? 5 साल की पॉलिसी है, उसमें उसका रिटायरमेंट भी नहीं हुआ और डेथ भी नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, पॉलिसी को कंटिन्यू करने से ही पूरा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी अगर पूरा कंटिन्यू करते हो तो पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, पानी और सरेंडर वैल्यू क्या होता है, अगर बीच में ही हम लोग उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, बीच में किसी चीज को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो उसका हमें क्या वैल्यू मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे ही अब रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले मान लो 3 पार्टनर थे एबीसी। ठीक है, तीनों ने मिलके पॉलिसी किया 5 साल के लिए, और 3 साल बाद मान लो बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, तब वो पॉलिसी में पहले किसका नाम था, एबीसी तीनों का। अब अगर पॉलिसी 5 साल का था लेकिन 3 साल बाद अगर बी रिटायर करेगा तो वो पॉलिसी वैलिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ मैंने किया है, मैंने मेरे नाम का पॉलिसी किया है। ठीक है, अगर हम उसे, मान लो मैंने और सर ने जॉइंटली पॉलिसी किया है। ठीक है, अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते उस पॉलिसी को, तो फिर हमारा जैसे यहाँ पर पार्टनरशिप में हो रहा है कि 3 पार्टनर है। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी एक बोलेगा कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो वो पॉलिसी एज इट इज नहीं रहा, क्योंकि पहले एबीसी में था, अब बी चला जाएगा तो अब तो ए सी ही प्रीमियम भरेगा ना, तो फिर वो पॉलिसी कंटिन्यू करके क्या होगा। अगर उनको पार्टनरशिप कंटिन्यू करना ही है तो नए तरीके से पॉलिसी बनाना है। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं ना कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो गया, पूरे बिजनेस का सिस्टम को क्या करना पड़ता है, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, मतलब रिकंस्टिट्यूट। ठीक है, सेम इसमें भी वैसे ही होगा। अब देखो ये जो है एक एग्जांपल से समझा देते हैं कैसे क्या होता है पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू। देखो इंश्योरेंस पॉलिसी, मान लो कि इंश्योरेंस पॉलिसी, सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, हमेशा प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम भरते जाओ, जैसा स्कीम है, मंथली है, ईयरली है, जैसा है वैसा प्रीमियम पे करोगे तभी इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगा। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी का और क्या होता है पता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का एक टर्म जरूर होता है, मतलब कितने साल का, ऐसा नहीं है कि कुछ अनलिमिटेड टाइम का इंश्योरेंस पॉलिसी होगा। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितना हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो जितना करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी में सही सही प्रीमियम भरने से हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस वैल्यू, जैसे कि मान लो है से 5 लाख, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो किसी ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम किया है जिसको पूरा करने पे 5 लाख मिलेगा। ठीक है, और उसका टर्म लिखते हैं, कितने साल ये पॉलिसी चलेगा, टर्म, या फिर जिसे हम लोग 10 ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो है 5 ईयर। ठीक है, या फिर 10 ईयर्स भी हो सकता है, मतलब एक इंश्योरेंस स्कीम में क्या क्या लिखा हुआ रह सकता है, जस्ट वो समझा रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना प्रीमियम
वो हमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर पूरा प्रीमियम भर देते हो 5 साल के लिए तो कितना पैसा मिलेगा वो भी लिखा हुआ रहता है। अच्छा नेटवर्क इश्यू নীল এটা তোমার থাকবে, এটা কেটে দেবো যেটা দেখা যাচ্ছে আরেকটা। Yes, ma'am. 5 years और 10 years, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 साल या 10 साल, उससे कम बेसी भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो एवरी ईयर फर्म विल पे प्रीमियम। सपोज ईयरली प्रीमियम भरना है, ठीक है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन ईयरली वाला ही मिलेगा, कुछ मंथली वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जितने का पॉलिसी किए हो, ठीक है। मान लो 5 लाख का एक पॉलिसी किए हो, 5 लाख कब मिलेगा? 2 कंडीशन में 5 लाख मिल सकता है। अगर किसी का डेथ हो गया, क्योंकि डेथ का ही पॉलिसी बना हुआ है, अगर किसी का डेथ हो गया तो पूरा पूरा पॉलिसी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। हाँ अगर अगर जैसे 5 साल का पॉलिसी है, किसी ने 2 साल का प्रीमियम भरा है, उसका डेथ तब हो जाता है, तो जब पूरा क्लेम ले लेगा तो उसके बाद उसको 3 साल का पैसा भरना पड़ेगा? नहीं नहीं, पॉलिसी तो उसी बात का है कि अगर डेथ हो जाएगा तो मिल जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मतलब पॉलिसी वहीं पर क्लोज। और प्रीमियम देना नहीं, लाइफ पॉलिसी में वैसे ही होता है, लाइफ के ऊपर है ना। अगर हम लोग क्या लाइफ पॉलिसी में लिखा हुआ ही रहता है, बोला जाता है ना टीवी पे एड तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। अगर कुछ हो जाता है तो उसके नहीं रहता है एड, मतलब वो लाइफ के ऊपर है, ठीक है। तो वैसे जैसे बिजनेस में स्टॉक के ऊपर भी होता है, उसमें भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। जैसे किसी का बहुत ज्यादा स्टॉक है, ठीक है, ये सब मॉल्स वगैरह में देखते हो, कभी कभी आग लगा देता है, सुने हो कभी, ठीक है। सिटी सेंटर में जो यहाँ क्या बोलते हैं उसे, एस्प्लैनेट में था, उसमें एक बार जो है दुर्गा पूजा के टाइम पे ऐसा हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक पे इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो आग वाग लग के स्टॉक जल गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कि जो ओनर है वो माल बेच नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा माल जो है उसके पास जमा हो गया, तो वो खुद ही, ऐसा केसेस होता है, खुद ही खुद के दुकान में आग लगा देता है, ठीक है। सुनो तो आग क्यों, आग लगाने से क्या होगा, मान लो मेरे पास इतना स्टॉक है हम बेच नहीं पा रहे, लेकिन मेरा पूरा स्टॉक पे मैंने इंश्योरेंस कर रखा है, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी आएगी क्योंकि मैंने फायर इंश्योरेंस का मतलब फायर इंश्योरेंस कर रखा है कि आग लगने से मुझे क्लेम मिलेगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बेच नहीं पा रहा है तो वो आग लगा देता है। अब इंश्योरेंस कंपनी आके चेक करेगी कि आग लग गया है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि वैलिड है, अगर हम ये छुपा पाते, मतलब ये मतलब बेसिकली ये अनएथिकल काम है, ठीक है, लेकिन किया जाता है कि लोग क्या करते हैं, ठीक है, मेरा स्टॉक बेच नहीं पा रहे थे नहीं, ऑब्वियसली नॉट। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा कि खुद ब खुद लगाया है तो कभी क्लेम नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर बाई चांस लग गया तो उसका तो मिल जाएगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता है। वो आके पूरा चेक करती है, अब सच का लगे या झूठ का लगे। अगर सच का भी लगता है तो ऐसा नहीं कि आज गए मिल गया। मेडिकल इंश्योरेंस, अगर हम हॉस्पिटलाइज्ड होते, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है, तो क्या बोलने से ही पैसा मिल जाता है? पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद। तो वही, तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, क्योंकि ये डेथ के ऊपर ही बेस्ड पॉलिसी है, ठीक है, डेथ हो गया तो पूरा पैसा मिल जाएगा, या फिर और एक टाइम पे पूरा पैसा मिल सकता है ऑन मैच्योरिटी और व्हेन पॉलिसी पीरियड एक्सपायर्ड। ये बात समझ में आया कि नहीं? देखो, अगर मैंने पूरा का पूरा पॉलिसी पीरियड ही कंटिन्यू कर दिया, 5 साल का पॉलिसी था, मैंने 5 साल ही पॉलिसी को चलाया, ठीक है। 3 पार्टनर थे एबीसी, 5 साल का पॉलिसी लिया था, 5 साल ही पूरा पॉलिसी को चला लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, आपका पॉलिसी मैच्योर हो गया, 5 साल में मैच्योर होने वाला था। जैसे मान लो 1 साल का एफडी किए, तो 1 साल बाद एफडी का प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट रिटर्न मिलना था वो मिल जाता है ना। सेम तरीके से यहाँ भी होगा। 5 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी था 5 लाख का, ठीक है। अगर किसी का भी डेथ नहीं हुआ, किसी पार्टनर का, और उन्होंने पूरा पूरा सही सही प्रीमियम भरा है, तो उनको क्या मिल जाएगा, पूरा 5 लाख ही मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 साल के बीच में किसी का डेथ हो जाता है तो भी कितना मिल जाएगा, 5 लाख मिल जाएगा। लेकिन किसी का डेथ भी नहीं हुआ, 5 साल भी पूरा नहीं किया उन्होंने और प्रीमियम भरना छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अब सरेंडर वैल्यू कितना होता है प्रैक्टिकली अगर हम बताएं तो नॉर्मली जितना अमाउंट हम लोग भरते हैं उसका 70 से 60% मिलता है। बाकी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो लोग अपना क्या पॉलिसी रख रहे हैं। वैसे अगर 5 लाख का अगर इंश्योरेंस हो तो उसका प्रीमियम पर कितना भरना होता है?
और डिपेंड करता है। देखो अगर 5 लाख का है तो मान लो कि अगर पर मंथ का अगर हो तो कम ही होगा, अगर ईयरली हो तो कितना हो सकता है, मान लो अगर 45,000 करके भी है तो 45 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 45,000 इंटू 5 साल करते हैं, ईयरली अगर इतना है 2,25,000 हो रहा है, और भी ज्यादा होना चाहिए, 50,000 इंटू 10, 5 लाख 10 ईयर्स का होने से 50,000, इससे कम ही होगा जैसा जैसा रहता है स्कीम, ठीक है। बट मोस्टली तो कंपनी प्रॉफिट कैसे करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है? प्रॉफिट कैसे करती है, अगर डेथ नहीं हुआ तो प्रॉफिट मतलब इस तरीके से होता है, देखो मैक्सिमम क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम अमाउंट होने से लोग उसे कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, वो सारे केसेस में उनका प्रॉफिट, ठीक है, सारे केसेस में प्रॉफिट है। मतलब क्लेम बहुत रेयरली आता है उनको। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि डेथ हो ही, ठीक है, और कंटिन्यू कर ही पाए, ठीक है, तो उस तरीके से होता है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर और एक पॉइंट लिखेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट। एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। क्यों बता सकते हो, मैंने लिखा कि एडमिशन या फिर रिटायरमेंट हो जाता है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि पॉलिसी हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले ए बी था, ठीक है, अब उसमें सी आना चाहता है, ठीक है, तो ए बी ने दोनों ने मिलके, ए बी दोनों पार्टनर ने मिलके लिया था एक जेएलपी, ठीक है, अब अचानक से अगर एडमिशन सी लेना चाहता है तो क्या वो पॉलिसी कंटिन्यू कर पाएंगे एज ए बी, नहीं, क्योंकि उनका तो और एक पार्टनर आ गया ना, तो उनको कैसे पॉलिसी कंटिन्यू करना है, अगर उन्हें जेएलपी, सी बोलेगा मेरा भी जेएलपी करो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है, मेरा भी जेएलपी करो, तो उनको अगर नए जेएलपी करना है तो पुराना वाला क्या करना पड़ेगा, वो तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली पार्टनर लोग एक साथ ही करते हैं ना, ऐसा थोड़ी होगा कि ए बी का एक जेएलपी चलेगा, ए बी सी का एक जेएलपी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू जेएलपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बीच में ही हम लोग अपना जो पॉलिसी है उसे रोक देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। और रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर था, ठीक है, इसमें से कौन रिटायर कर रहा है, मान लो इसमें से रिटायर कर रहा है बी, ठीक है, तो ये तीनों का था जेएलपी पहले, ठीक है। अब जेएलपी किसका हो जाएगा, अगर बी रिटायर करेगा तो नया जेएलपी अगर करना है ए सी कर सकता है, ठीक है, न्यू जेएलपी अगर करना ही है तो ए सी करेगा, तो फिर से नया बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सब तो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अगर पहले नाम तीनों का था तो वो तब इनवैलिड हो जाएगा, अब नया जेएलपी करना पड़ेगा अगर वो करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये दोनों केसेस में क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, यहां पर लिख लो। क्यों मिलेगा, बिकॉज पॉलिसी विल बी डिसकंटिन्यूड, जो कंटिन्यूएशन है वो नहीं रहता है अगर ऐसा होता है, डिसकंटिन्यूड, ठीक है। पॉलिसी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पार्टनर is discontinued and get surrender value of पॉलिसी, ठीक है, सरेंडर वैल्यू मिलेगा पॉलिसी का। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे ना और भी क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे करके सरेंडर वैल्यू वगैरह रहता है। अच्छा और एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, चाहिए लिख लिया या चाहिए तुम लोग को, अच्छा देखो अब यहाँ पर लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो तो ये चीज याद रहेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 10 years, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 10 years, किसी का 10 years का इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर प्रीमियम पे कर दिया है, पे प्रीमियम फॉर 10 years, अगर 10 years के लिए प्रीमियम पे कर दिया है तो 10 years के बाद इन्हें क्या मिलेगा, बोलो 10 years बाद क्या मिलेगा, हाँ मैच्योरिटी वैल्यू या फिर फुल वैल्यू या फिर पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं फुल वैल्यू मिल जाएगा, फुल वैल्यू यानी जितने का पॉलिसी किया हुआ था उतना ही मिलेगा, ठीक है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं पॉलिसी वैल्यू ही मिल जाएगा, या फिर हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। इतने सारे चीजों में हमें ये वाला जरूर याद रखना है।
पे प्रीमियम फॉर ओनली 7 ईयर, ठीक है। मान लो किसी रीजन से 7 साल ही प्रीमियम भर पाए और नहीं भर पाए तो क्या मिलेगा? सरेंडर, ठीक है, सरेंडर वैल्यू। अच्छा, सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? 70%। हाँ, ये प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, बाकी हमें क्वेश्चन में दे देगा। 70% से 80% मिल जाता है रिफंड ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। मतलब हम लोगों ने जितना भी प्रीमियम भरा है ना, जैसे मान लो 7 साल में, मान लो 10,000 का प्रीमियम था, ठीक है, 7 साल में हम लोगों ने कितना भरा? 70,000। अब इसका 70% या 80% मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसे होता है। अब कौन सा कंपनी कोई भी पॉलिसी ले सकती है, तो 70% से 80% रिफंड ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होगा, मतलब तुम लोग के यहाँ पर ये अमाउंट दे दिया जाएगा, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ये हमें कभी फाइंड आउट नहीं करने देगा, क्योंकि हम लोग वैल्यूअर वाला काम नहीं कर रहे, ये सब वैल्यूअर करते हैं कि कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट, ये तो गया स्टोरी कि एक्चुअली है क्या ये कंसेप्ट, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो, इसमें 3 तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। पहला, व्हेन प्रीमियम पेड is treated as an expense. When premium paid is treated as an expense, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, when premium paid is treated as an asset. और लास्ट पॉइंट, when premium paid is treated as an asset or asset and liabilities, और इसको और एक नाम भी बोला जाता है एसेट एंड रिजर्व, क्योंकि रिजर्व लाइबिलिटी होता है, तो कभी कभी ये नाम भी यूज किया जाता है। तो ये 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, मतलब तीनों का तीनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं। अगर उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर उसको एसेट ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, और उसे एसेट लाइबिलिटी या फिर एसेट रिजर्व ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। जो हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अगर हम लोग एक्सपेंस के तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, तो तुम लोग हेडिंग करो ये वाला पॉइंट, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हेडिंग करो, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अब हेडिंग करो। अब तुम लोगों से एंट्री पूछेंगे, ठीक है। व्हेन प्रीमियम पेड is treated as an expense। अच्छा, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, ऐसे और देके लिख दो, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, ऐसे भी बोलते हैं, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अब ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम लोग को किसी क्वेश्चन में नहीं देगा कि जेएलपी को कैसे ट्रीट किया गया है, तुम लोग को खुद से समझना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या किया हुआ है। कहीं पर भी ये नहीं बोल देगा कि इस क्वेश्चन में, मतलब पूरा क्वेश्चन है वहां बोल दिया कि यहाँ जेएलपी को हम लोगों ने एक्सपेंस ट्रीट किया है, यहाँ एसेट ट्रीट किया है, या फिर यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी ट्रीट किया, ऐसा नहीं बोलेगा। अभी हम जो लॉजिक बताएंगे उससे तुम लोगों को क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि जेएलपी को कैसे ट्रीट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे करने से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं ईयर, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ईयर लिख दिया मैंने 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर लिखो प्रीमियम, मान लो प्रीमियम है ईयरली 10,000 करके, फर्स्ट ईयर में 10,000 देना है, सेकेंड ईयर में 10,000 देना है, और
थर्ड ईयर में भी 10,000 देना है। यहाँ पर लिखेंगे सरेंडर वैल्यू, ठीक है। सरेंडर वैल्यू हमेशा स्कीम में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम कंटिन्यूएशन लोग नहीं कर पाते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा पॉलिसी होता है कर तो लेते नहीं कर पाते। जैसे मान लो अगर पहले साल प्रीमियम 10,000 भर दिया और फिर कोई डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो सपोज इस स्कीम के अकॉर्डिंग सरेंडर वैल्यू है 0, क्योंकि पहले ही बार अगर डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो नॉर्मली कुछ नहीं होता है, पूरा उनका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 10,000 के अगेंस्ट में मान लो कि 8,000 का सरेंडर वैल्यू है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर यहाँ पर कब 8,000 मिलेगा वो भी सुनो। फर्स्ट ईयर का 10,000 पे कर दिया, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर का भी 10,000 पे कर दिया, फिर डिसकंटिन्यू कर रहे हो तब मिलेगा 8,000। ऐसा नहीं कि इस 10,000 के अगेंस्ट में 8,000 मिलेगा, ये भी 10,000 पे कर देना है। सेकेंड ईयर के बाद अगर डिसकंटिन्यू करोगे तो क्या मिलेगा? सरेंडर टोटल 8। 20 में कर। हाँ 20 देके 8। हाँ ये तो एक एग्जाम्पल है, और मतलब रेशियोज कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड ईयर के एंड में डिसकंटिन्यू करते हैं तो कितना मिलेगा? एग्जाम्पल दिखाया मैंने 15,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इस पूरे इंश्योरेंस का मतलब ये पूरा पॉलिसी वैल्यू जो है वो है सपोज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। और टर्म्स लिख देते हैं, टर्म्स है 5 इयर्स। ये मैंने ना एग्जाम्पल लिया है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक एग्जाम्पल बना रहे ताकि तुम लोग को समझ में आए कि क्या करना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि पार्टनर कौन कौन है वो भी लिख देते हैं। पार्टनर यहाँ पर एबीसी नाम ले लेते हैं, पार्टनर है एबीसी, ठीक है। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं कि 5:3:2 है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना लिया जहां पर 3 पार्टनर है एबीसी, इन्होंने जेएलपी ले रखा है 5 साल के लिए, और ये 5 साल अगर पूरे मतलब पॉलिसी को कंटिन्यू कर लेते हैं तो उन्हें कितना मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मैंने दे दिया है, और यहाँ पर मैंने एक 3 साल का पैटर्न दिखाया है कि 10,000 10,000 10,000 प्रीमियम चलेगा, ये 5 साल तक चलेगा। मैंने यहाँ पूरा 5 साल नहीं दिखाया, मैंने ये दिखाया कि फर्स्ट ईयर में इनका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है जहां से भी इन्होंने इंश्योरेंस किया हुआ है, सेकेंड ईयर के एंड में 8,000 और थर्ड ईयर के एंड में 15,000 का जो है यहाँ पर सरेंडर वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे हमें करना है। अगर हम लोग जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो पहला साल में जब हम लोग प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बोलो, प्रीमियम तो एक एक्सपेंस है, बिजनेस से पे करेंगे तो प्रीमियम पे करने का एंट्री क्या होगा? हाँ, टू कैश या बैंक, जेएलपी प्रीमियम लिखना पड़ता है, ठीक है। जेएलपी मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है क्योंकि एक्सपेंस है। जैसे रेंट पे करते हो तो रेंट टू कैश या बैंक, ठीक है, सैलरी टू कैश या बैंक, सेम तरीके से जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बैंक लिख दिया है, तुम लोग कैश लिखोगे तो भी ठीक है, अभी तुम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। 10,000 हो गया। अच्छा, सारे एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पीएल में, पीएल में ट्रांसफर करेंगे ना। तो ईयर 1 के एंड में हम लोग और एक बार एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? बोलो, टू क्या लिखना पड़ता है? जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। जैसे तुम लोग सैलरी को क्लोज करते हो, ठीक है, बाकी चीजों को क्लोज करते हो तो पीएल में लिखते हो ना, टू सैलरी टू रेंट, तो वैसे ये वाला क्लोज हो गया। अच्छा, अब इस सिचुएशन के बाद अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते, क्योंकि एक साल खत्म होने पे बैलेंस शीट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बैलेंस शीट भी बनेगा, पीएल भी बनेगा। हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे पीएल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पीएल बनाएंगे तो यहाँ पोस्टिंग क्या होगा बोल सकते हो? टू जेएलपी प्रीमियम होगा, ठीक है। टू जेएलपीपी लिख दिया मैंने, अगर प्रीमियम का जगह है तो लिख लेते। चलो, जेएलपी प्रीमियम कितना लिखेंगे? 10,000, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जेएलपी प्रीमियम हम लोग का कितना हो जाएगा? 10,000। अच्छा, क्या बैलेंस शीट में कुछ इसमें से मतलब जो भी ट्रांजैक्शन दिखा है कुछ आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में तुम लोग लिखो कि नथिंग अपीयर इन बैलेंस शीट, नथिंग appear in
बैलेंस शीट मतलब अगर हम लोग जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो बैलेंस शीट में कुछ भी अपीयर नहीं करेगा। अब ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी ट्रीटमेंट है जहां पर वो बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, जैसे कि जब हम लोग एसेट लायबिलिटी मान रहे हैं, ठीक है। तो अभी करते जाओ, धीरे धीरे पूरा चीज जब कंप्लीट होगा तो फिर तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो इतना समझो कि बैलेंस शीट लायक तो कुछ था नहीं यहाँ पर कि बैलेंस शीट में इसका कोई इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ईयर का फिर से सेम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ईयर 2 में फिर से प्रीमियम भर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसी तरीके का क्वेश्चन बनाया। ईयर 2 में फिर से प्रीमियम भरेंगे तो क्या एंट्री करोगे, बोलो। नहीं लिखे हो बैलेंस शीट, लिखो बैलेंस शीट में, लिख लियो नथिंग अपीयर इन बैलेंस शीट, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब लिखो प्रीमियम भरेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, जेएलपी प्रीमियम कितना भरेंगे, बोलो प्रीमियम कितना लिखवाया है मैंने, 10,000, ठीक है। 2 क्या लिखेंगे, बैंक, और उसके बाद ईयर एंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, 10,000। अच्छा, अगर हम लोग इसके बाद फिर से इसमें बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं और पीएल ड्रॉ करते हैं तो सेम कंडीशन होगा, लेकिन लिखो, ठीक है, 2 बार ही लिखना जरूरी है ताकि बाकी चीजों को भी हम लोग समझ पाए। तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, नथिंग विल अपीयर, बैलेंस शीट में लिखो नथिंग विल अपीयर, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, सेम कंडीशन। और यहां पर क्या लिखोगे, टू जेएलपी प्रीमियम कितना, 10,000, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का हो गया। अच्छा, अब हम थर्ड ईयर का लिखते हैं। यहाँ पर ईयर 3 में मैंने कंडीशन लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर out of partner A, B and C, A dies, ठीक है। मान लो पॉलिसी तो हम लोग का 5 साल का था, मैंने एक कंडीशन यहाँ पर जनरेट किया कि थर्ड ईयर के शुरुआत में ए का डेथ हो गया। अब इस पॉलिसी का क्या होने वाला है, हाँ खत्म हो जाएगा। अब मिलेगा क्या इनको, सरेंडर वैल्यू मिलेगा, डेथ हो गया ना, पूरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डेथ लिखा है। रिटायरमेंट लिखते तो सरेंडर वैल्यू मिलता, ठीक है। हाँ, मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, हाँ कितना मिलेगा बोलो, हाँ हाँ, क्योंकि ये डेथ पे ही पॉलिसी है। अगर किसी का भी डेथ होता है तो पूरा पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं होता है फिर भी आप पॉलिसी कंटिन्यू करते हो तो भी आपको मिलेगा। और अगर आप बीच में छोड़ देते हो, डिसकंटिन्यू करते हो, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिसी तो इसी बात का है, मरोगे तो ही पैसा मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर आउट ऑफ पार्टनर ए, बी एंड सी, ए डाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ए डाई हो गया है तो हमें क्या मिलेगा, नाउ दे गेट, अब इनको क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू दैट इज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मिलेगा। अब एंट्री क्या होगा, बोलो। इनको इंश्योरेंस कंपनी बुला रही है कि ठीक है, आपका एक पार्टनर का डेथ हो गया, आप अपना जो हमारा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 लाख मिल जाएगा। अब ये 1 लाख इनको मिलेगा तो ये एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम सिर्फ जेएलपी होगा, पार्टनर में करेंगे, लेकिन पहले रिसीट करेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 1 लाख। और यहाँ पर लिखेंगे टू जेएलपी, किस चीज का पैसा मिला, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है। फर्स्ट ये एंट्री पास करेंगे, फिर सेकेंड एंट्री क्या लिखेंगे, ये पैसा सभी को मिलना चाहिए, सभी ने मिलके प्रीमियम भरा है, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू एज कैपिटल, बी और सी, ठीक है, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, जैसे पार्टनर लोगों का बाकी चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, ये भी होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने जितना दिया उसके अकॉर्डिंग कितना कितना हो रहा है, प्रीमियम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हाँ वो बताएंगे कि प्रीमियम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से ये भी होता है 532, हाँ 532,
मतलब वैसे तो देना नहीं पड़ता है, वो बिजनेस से ही जाएगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पीएसआर में ही आता है। 5/10 और 3/10 और 2/10, बताओ कितना कितना होगा? 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 10,000 इंटू 5, 50, 30 और 20, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी समझाएंगे कि क्यों ये जो है पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, इसके नीचे एक नोट लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ये पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है। इसके नीचे एक नोट लिखो, लिखो कि जेएलपी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग among old partner in old PSR as the burden of premium was put on all the partner in the old PSR। ठीक है, जेएलपी का वैल्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसीलिए मिलता है क्योंकि प्रीमियम भी इनको ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इनका प्रीमियम का बर्डन भी हो जाता है। वो हम लोग देखो यहाँ पर चेक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हम एक पीएल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पीएल के बाद क्या बनता है पार्टनरशिप में? पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएल के बाद पार्टनरशिप में बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, ये जस्ट समझने के लिए और कुछ नहीं। इधर भी एक बनाएंगे, यहाँ पर पीएल के बाद बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, अब हम सेकेंड ईयर का बना रहे हैं। ठीक है, मान लो सेकेंड ईयर का पीएल में हमें क्या दिख रहा था? इधर क्या दिख रहा था? 2 जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना दिख रहा था? 10,000। ठीक है, अब मान लो कि इस पार्टनरशिप फर्म का इनकम हुआ है, क्योंकि इधर तो इनकम रहता है, इनकम हुआ है सपोज 1 लाख। ठीक है, अच्छा तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर मेरा 10,000 का खर्चा है, 1 लाख का इनकम हुआ है, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा? 90,000। ठीक है, अब ये 90,000 को क्या किया जाता है? पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये इधर ब्रॉट डाउन होगा बाई नेट प्रॉफिट बोल के कितना लिखेंगे? 90,000। अब अगर ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी और सी में, कितना कितना मिलेगा बताओ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5/10 नहीं 45। 5/3 मतलब कितना होगा बोलो? 10 डिवाइड करने से 9,000, 45 और 27 और 18,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर डिफरेंस देखो। अब मान लो यहाँ पर इनकम है हम लोग का, सेम लिख रहा है, इनकम है हम लोग का 1 लाख। ठीक है, और हम लोगों ने जेएलपी को यहाँ पर प्रीमियम को अगर हम लोगों ने एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? फिर 1 लाख ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एज एन एक्सपेंस ट्रीट करने से क्या इंपैक्ट आता है। अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते तो इनकम मेरा 1 लाख ही रहता। अब ये 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर पार्टनर लोगों में। हाँ, तो कितना कितना हो जाएगा? हाँ, 50, 30, 20। ठीक है, 20,000। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पर जब हम लोग जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो ए के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 5,000। बी में कितना डिफरेंस दिख रहा है? 3,000। सभी को ज्यादा मिला है, सभी को ज्यादा मिलेगा। सी का 2,000, तो टोटल कितना इंपैक्ट आ रहा है? 10,000। अब देखो
ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 10,000 की वजह से ही आ रहा है। देखो हम लोग यहाँ पर जब एक्सपेंस 10,000 कर रहे हैं तो 90,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सबका प्रॉफिट 45, 27, 18 दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा दिख रहा है। तो वही 10,000 का इम्पैक्ट सभी को देखो कैसे आया है। इस 10,000 को अगर तुम लोग 5/10 डिस्ट्रीब्यूट करो, 5/10 और 3/10 और 2/10 में कितना होगा? 5,000, 3,000 और कितना होगा? 2,000। देखो वही डिफरेंस आया। ठीक है, अगर हम लोग प्रॉफिट में एक मतलब एक्सपेंस अगर 10,000 का कम दिखा रहे हैं तो हम लोग का प्रॉफिट भी 10,000 से कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और देखो बिल्कुल उसी रेशियो में हो रहा है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इस बात का लॉजिक समझ में आया। जेएलपी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। अभी जो मैंने दिखाया कि अगर हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिल, जो कि मैंने एग्जांपल लिया, तो उसको हम लोग क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि जो प्रीमियम का बर्डन है ना वो भी सभी के ऊपर कैसे जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाता है। कैसे? प्रीमियम कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देता नहीं है, पे नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि जब हम लोग, ये ऑटोमेटिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम लोग 10,000 यहाँ पर प्रीमियम दिखा रहे हैं तो सभी का प्रॉफिट देखो 5, 3 और 2,000 से कम हो रहा है, जो कि 10,000 जो प्रॉफिट हम लोग कम दिखा रहे हैं वो पूरा इंडिविजुअली पार्टनर में पीएसआर में इंपैक्ट डाल रहा है। समझ में आ रहा है बात? इंडिविजुअली हर एक पार्टनर में कैसे इंपैक्ट डाल रहा है? पीएसआर में। जिसका जितना भी कम है ना वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये 10,000 उसका कम क्यों है? क्योंकि 10,000 का प्रीमियम दिया गया है और वो प्रीमियम इसका मतलब पार्टनर लोगों ने कैसे दिया है? 5,000, 3,000, 2,000, मतलब उतना उतना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, तो बस तुम लोग को ये समझाने के लिए मैंने बोला। बाकी तुम लोग को ये याद रखना है कि अगर जेएलपी एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा तो अगर हमें पॉलिसी वैल्यू मिलता है तो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका लॉजिक इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो भले ही पार्टनर लोग इंडिविजुअली प्रीमियम नहीं पे कर रहा है कि भाई तुम 5,000 दो, तुम 3,000, तुम 2,000, ये तो बिजनेस से 10,000 जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जा रहा है, तभी तो पीएसआर में उनका उतना उतना इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये समझने के लिए। बाकी ये हमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा, मतलब इस तरीके का कोई तुम लोग को वहां क्लैरिटी नहीं देना है। ठीक है, वहां तो सिर्फ चीज को समझ के तुम लोग को कैलकुलेशन करके दिखाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, at the end of second year, out of 3 partner ABC, A decide to retire। अगर ऐसा होता है, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, A रिटायर होने के लिए डिसाइड कर रहा है, तो अभी बोलो क्या मिलेगा? नाउ दे गेट सरेंडर वैल्यू। ठीक है, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अच्छा, अब तुम लोग अपना अपना वो जहां पर मैंने लाइन बाय लाइन लिखवाया वहां से देख के मुझे बोलो कि कितना मिलेगा, अमाउंट बताओ। सरेंडर वैल्यू मैंने 2 लिखवा रखा था, कितना मिलेगा बोलो? 8,000। क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में जाके ए ने डिसाइड किया कि हम लोगों को पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना है। देखो हम लोगों ने ऐसा ही लिखा था ना, ये देखो मैंने क्या लिखवाया था कि अगर फर्स्ट ईयर में 10,000 पे करने के बाद डिसकंटिन्यू करोगे 0 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 10,000 पे करने के बाद डिसकंटिन्यू करोगे तो कितना मिलेगा? 8,000 मिलेगा। तो अब तो मैंने एग्जाम्पल सेकेंड ईयर का ही दिया है, तो कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा? 8,000। ठीक है, अच्छा अब सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो बोलो एंट्री क्या करोगे? बोलो, पैसा तो मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बुलाएगी कि भाई आके 8,000 लेके चले जाओ, तो क्या एंट्री करेगा? ये पैसा मिल रहा है तो बोलो क्या होगा? बैंक, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू जेएलपी ही लिखना पड़ेगा। अगर प्रीमियम भी मिलता है तो भी जेएलपी लिखेंगे, सरेंडर हाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, सरेंडर वैल्यू मिल रहा है, वो तो स्कीम देखने से पता चलेगा। 8,000 किस चीज का मिला है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मिला है क्या? पॉलिसी वैल्यू मिला है? नहीं, सरेंडर वैल्यू मिला है। ठीक है, अच्छा अब ये पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? जेएलपी टू एज कैपिटल, बोलो कितना कितना होगा? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर भी। हाँ, 5/10, 3/10 और 2/10, बताओ कितना होगा? 4,
हाँ, 2400 और बाकी बचा हुआ 4 और 2 6400 माइनस कर दो 1600। ठीक है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो तो ये क्लियर हो गया, एक पॉइंट हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब इसका समरी बना देंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो हमें पॉलिसी वैल्यू मिले या सरेंडर वैल्यू मिले। एंट्री हम लोग का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और वो जेएलपी से रिसीव्ड हुआ अमाउंट, चाहे वो सरेंडर हो चाहे वो हमारा पॉलिसी वैल्यू, वो सभी पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम में कैसे समझोगे कि हमें क्या दिया हुआ। यहाँ पर लिखते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन देके कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जेएलपी कैसे ट्रीट है। ठीक है, एक बैलेंस शीट, नॉर्मली पार्टनरशिप में हमें क्या देता है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब मान लो यहाँ एक फिक्स्ड एसेट रहेगा, करेंट एसेट रहेगा, टोटल एसेट रहेगा। ठीक है, इधर कैपिटल रहेगा, क्योंकि मैंने एबीसी पार्टनर लिखा है तो वही लिख देते हैं। यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये सब आइटम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही बैलेंस शीट में तुम लोग को जेएलपी कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ बताएगा नहीं कि जेएलपी एज एन एक्सपेंस है। बैलेंस शीट में जेएलपी रिलेटेड कुछ नहीं है, मतलब फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, जेएलपी के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर होगा तो हम बताएंगे अलग से। फिक्स्ड एसेट के अंदर करेंट एसेट की यहाँ कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब जेएलपी को कैसे ट्रीट किया गया है, एज एन एक्सपेंस, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं अपीयर करता है जब हम लोग एज एन एक्सपेंस करेंगे, क्योंकि वो दिख भी रहा है, वो हमारा एक्सपेंस ट्रीट होता है, और जो भी अमाउंट रिसीव होता है, सरेंडर हो या फिर पॉलिसी वैल्यू हो, वो हम लोग का क्या हो जाता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के नीचे ऐसे हमें एडजस्टमेंट दे देगा, जैसे क्वेश्चन होता है हम यहाँ पर बना देते हैं हिंट्स के लिए। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी डिसाइडेड टू रिटायर JLP of rupees 1 lakh and surrender value of 20,000। और सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे PSR 5:3:2। तुम लोग मुझे एंट्री करके बताओ क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोग को। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट ऐसे दे दिया है एग्जाम में, मान लो ऐसा एक बैलेंस शीट है, नीचे जेएलपी के बारे में ये दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो तुम लोग एंट्री क्या करोगे। मैंने लिखा है बी डिसाइड टू रिटायर, रिटायर करना चाहता है, जेएलपी है 1 लाख का और सरेंडर वैल्यू उस रिगार्डिंग मैंने लिख दिया है 20,000, तो रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। मान लेते हैं कि वो कंटिन्यू मतलब रिटायर कर रहा है लेकिन पॉलिसी अभी तक कंटिन्यू नहीं हुआ, तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, लिखो बैंक टू जेएलपी 20,000। ठीक है, यहाँ पर लिख लो बैंक टू जेएलपी 20,000, बैंक टू JLP 20,000। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये वाला अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर हाँ तो JLP, हाँ JLP टू A टू B टू C, बोलो कितना कितना होगा। रेशियो मैंने जो लिखा है 10,000 हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पर कितना दिया मैंने 532 ही रखा है। ठीक है, तो 10,000 और 6,000 और 4,000। ठीक है, अच्छा अब इसका समरी बना देते हैं, समरी लिख लो। ठीक है, समरी में लिखो इफ JLP as an expense, तो समरी क्या है, कैसे समझ में आएगा, नथिंग विल अपीयर इन, नथिंग विल अपीयर इन बैलेंस शीट। ठीक है, और सेकेंड क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट JLP, क्या क्या हो सकता है, आइदर पॉलिसी वैल्यू मिल सकता है अगर डेथ हो गया, या फिर सरेंडर वैल्यू मिल सकता है अगर रिटायरमेंट ले रहा है कोई मिडिल में ही, तो विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग among old partner in old PSR। ठीक है, मेन चीज यही याद रखना है, लेकिन समझोगे कैसे कि मुझे क्या क्वेश्चन दिया है, क्योंकि कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है। तो अगर देखोगे कि JLP दे रहा है एडजस्टमेंट में, बट बैलेंस शीट में JLP का कुछ भी नहीं दिया है, तो वो हम लोग का एक्सपेंस ट्रीट हुआ है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद तुम लोग हेडिंग करो जेएलपी एज एन एसेट, वो वाला करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो जो है यहाँ पर, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा है। जेएलपी एज एन एक्सपेंस समझा दिया मैंने, अब हम लोग पढ़ेंगे जेएलपी एज एन एसेट। अगर हम लोग जेएलपी को एज एन एसेट ट्रीट करें, इसमें थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेशन करो क्योंकि ये इतना नॉर्मल सा नहीं होगा, ठीक है। इसमें जैसे आसान था, नॉर्मल था, कर लिया हम लोगों ने। जेएलपी एज एन एसेट, इसका और एक नाम भी होता है, ऐसे लिखो जेएलपी, ऐसे बोल देता है जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, ऐसे बोल देता है, ठीक है। अगर मतलब जेएलपी अकाउंट तो हम लोग उसमें भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एज एन एसेट में ही बोलता है जेएलपी अकाउंट मेंटेन। अभी समझ में आएगा क्यों, ठीक है। हम फिर से सेम एग्जांपल ले रहे हैं, ईयर 1 2 3, यहां पर लिख दिया मैंने प्रीमियम 10,000 करके लिखो। सरेंडर वैल्यू भी वैसा ही लिख लो, सरेंडर वैल्यू पहले 0, फिर 8,000, फिर इसमें 15,000। अच्छा, यहां पर लिख लो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू सेम डेटा ही ले रहे हैं 1 लाख। अच्छा, टर्म लिख लो 5 ईयर। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखो पीएसआर 5:3:2, और पार्टनर लिख लो एबीसी, पार्टनर लिख लो एबीसी, ठीक है। मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया है। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर जब प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बोलो। फर्स्ट ईयर जब प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, ये हम लोग सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं। हाँ, जेएलपी प्रीमियम बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ईयर 1 का एंट्री कर रहे हैं, क्या होगा, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, कितना लिखेंगे 10,000 10,000। एक ही चीज लिख रहे हैं, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अभी सेकेंड पॉइंट में समझ में आएगा कैसे होगा, ठीक है। फिर पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ईयर 1 में ही सेकेंड एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम 10,000। अब इसमें भी तुम लोग बैलेंस शीट और पीएल बनाओ, ठीक है। सोच रहे हो एक ही चीज है, हाँ एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर पीएल और एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट ईयर का ही चल रहा है, तो पीएल में क्या लिखे, टू जेएलपी प्रीमियम 10,000, और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, नथिंग विल अपीयर। तो क्या एक ही ट्रीटमेंट हुआ, नहीं, सेकेंड पॉइंट में समझ में आएगा। फिलहाल तो एक ही लगेगा, और एक ही क्यों है वो भी तुम लोग खुद ही बताओगे थोड़ी देर बाद मुझे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ईयर 1 का समझ में आया, जैसे पहले वाला था सेम हुआ, ठीक है। अब ईयर 2 में फिर से प्रीमियम भरो, ईयर 2 में फिर से प्रीमियम भरना है, भरो ईयर 2, फिर से प्रीमियम भरो, क्या लिखेंगे, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 10,000 10,000, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री क्या होता है, पीएल टू जेएलपी प्रीमियम 10,000 10,000, ये लिख के इसे काट दो, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगा एंट्री, ठीक है। ये लिख के काट दो, हम समझाते इसके बदले क्या एंट्री होगा और क्यों होगा। सेकेंड एंट्री ये नहीं होगा, ठीक है। हम लोग पीएल में क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। पीएल में ट्रांसफर करने का हमें रूल्स क्या है, क्योंकि हम लोग जेएलपी को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज एन एसेट, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका रूल्स देखो, तो हम लोग यहाँ पर प्रीमियम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो 10,000 का प्रीमियम है ना, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या मानेंगे, अगर मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मैंने प्रीमियम भर दिया है, तो मुझे एक चीज बताओ कि मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा अगर हम आगे जाके इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पे किया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सेकेंड ईयर का प्रीमियम पे कर दिया, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे कितना मिल जाएगा, 8,000। तो 8,000 मेरा क्या हुआ, एसेट, एसेट सरेंडर वैल्यू एसेट हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे ये कंफर्म है कि अगर हम इसके बाद इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, मुझे कितना मिल जाएगा, फिक्स्ड, ठीक है। तो अगर जो रिसीवेबल होता है वो एसेट नहीं होता है, जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो उसे एसेट करते हैं, तो ये भी मेरा इंश्योरेंस कंपनी मेरा डेटर नहीं हो गया कि आज ही अगर हम इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करें तो ये कंपनी तो मुझे कितना देगी, 8,000 देगी।
तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसे क्या लिखा है हम लोगों ने, जेएलपी को कैसे ट्रीट करना है, एसेट। तो कितने का एसेट जनरेट कर सकते हैं, 8000, क्योंकि मेरा रिसीवेबल कितना है, 8000 है। तो इसका मतलब सरेंडर वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे 10,000 का। 8000 का सरेंडर वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, बाकी 2000 को हम लोग क्या दिखाएंगे, एक्सपेंस दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि पता है कि 100% कंफर्म है हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 8000 तो मिलने ही वाला है। अब ये एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, मतलब मैंने अभी तक 10-10 हजार का प्रीमियम पे कर दिया, मुझे इतना तो कंफर्म हो चुका है कि मुझे 8000 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, अब यहाँ पर ऐसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लिखो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड कर दिया, एसेट, ठीक है। बाकी 2000 को कैसे लिखेंगे, बाकी 2000 हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो एसेट दिखाएंगे वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो उसमें तो पीएल नहीं लिख सकते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम जो हम लोग कर रहे थे वो अभी भी करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से करेंगे, 2000 से करेंगे। ये मेरा क्या ट्रीट हो गया, एक्सपेंस, ठीक है। मेरा पार्टली एक्सपेंस ट्रीट होगा, पार्टली एसेट ट्रीट होगा, डिपेंड करेगा कि मैंने कितना प्रीमियम भर दिया और उसके अगेंस्ट में मुझे कितना मिल रहा है। तो मुझे ये पता है कि अभी तक मैंने जो भी पेमेंट किया है प्रीमियम का, उसमें मुझे फिक्स्ड है कि 8000 मिलेगा। अब ये एंट्री तो तुम लोग को समझ में आता ही है, पीएल टू जेएलपी प्रीमियम। इसका मतलब समझो, ये जो प्रीमियम का पैसा है ये अगर हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो पूरा का पूरा मेरा क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो मेरा क्रेडिट 10,000 होना चाहिए, हुआ है, ये देखो 8000 और यहाँ पर 2000 हुआ, 10,000। मतलब जितना सैलरी पे करते हो पूरा का पूरा उतना पीएल में डेबिट करना पड़ता है। तो जैसे सैलरी टू कैश, तो आप पीएल में ट्रांसफर करोगे तो कैसे करोगे, पीएल टू सैलरी, ठीक है। तो वैसे ही जेएलपी प्रीमियम पूरा का पूरा हम लोग का क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट हुआ। अब पीएल में कितना जाएगा 2000 और जेएलपी में कितना जाएगा 8000, जेएलपी एसेट हो गया। अब इसमें मुझे बताओ कि बैलेंस शीट और पीएल में कैसे दिखेगा, ठीक है। अब इसका पीएल बैलेंस शीट तुम लोग खुद ही बना के मुझे बताओ कि क्या क्या दिखेगा सेकेंड ईयर के बाद जब हम लोग एक पीएल अकाउंट बनाए। हाँ हाँ, किधर दिखेगा बोलो बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। कैसे लिखना पड़ेगा वो देखना है। देखो यहाँ पर तो तुम लोग लिखोगे टू जेएलपी प्रीमियम, लेकिन कितना लिखोगे, गलती से भी 10,000 नहीं लिखना है, कितना लिखना है 2000, 8000 नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एसेट साइड में हम लोग को लिखना पड़ेगा जेएलपी बोल के लिखा हुआ रहेगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा ऐसे सरेंडर वैल्यू। अगर नहीं भी लिखा हुआ रहेगा और क्वेश्चन हमारा ऐसा बना हुआ है पार्टनरशिप का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, और वहां पर अगर जेएलपी ऐसे दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सरेंडर वैल्यू बता रहा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि ये सरेंडर वैल्यू है, लेकिन बैलेंस शीट अपीयर दिख रहा है उसमें जेएलपी यहाँ दिख रहा है इतना, तो उसका मतलब वो कौन सा वैल्यू दिखा रहा है, एसेट दिखा रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट में कुछ क्यों नहीं दिखाया, बोल सकते हो। उस टाइम ऐसे नहीं था सर, उस टाइम एसेट नहीं था, करेक्ट। ये देखो क्योंकि वहां पर हम लोग प्रीमियम भरने के बाद क्या हमें कुछ मिलने वाला था, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर पूरे एक्सपेंस को एक्सपेंस ट्रीट कर दिए। एक्सपेंस के अगेंस्ट में नो एसेट, यहाँ एक्सपेंस के अगेंस्ट में नो एसेट, बट यहाँ पर एक्सपेंस के अगेंस्ट में एसेट है, इसीलिए फर्स्ट वाले ईयर में नहीं दिखा था। तो जो तीसरा ईयर में देखेंगे तो उसमें जो 5,000 जो एक्स्ट्रा रहेगा वो पीएल में प्रॉफिट में जाएगा। नहीं, प्रॉफिट में क्यों जाएगा, 15,000 हम लोग का फिर नहीं, तब हम लोग का एंट्री कैसे होगा, फिर से प्रीमियम भरोगे 10-10 हजार, ठीक है। अब जेएलपी इसका मतलब 15,000 मिल रहा है, तो मतलब 10,000 के प्रीमियम को कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिखोगे सरेंडर वैल्यू 15,000 और यहाँ कितना जाएगा, हाँ तो एक्स्ट्रा हो रहा है, हाँ तब हमारा पीएल में क्रेडिट होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो रहा है, हाँ एक्स्ट्रा, हाँ ये मेरा अमाउंट ज्यादा है तो फिर हमारा उस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग का ये वाला हो गया। अब चलो यहाँ पर देखते हैं कि ये तो मैंने दिखाया कि नॉर्मल हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं। अब अगर डेथ या रिटायरमेंट हुआ तब क्या होगा, ये तो हम लोगों ने सीखा। इसके बाद लिखो वैल्यू अपियरिंग इन बैलेंस शीट इन एसेट साइड in respect of JLP is
द सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जेएलपी बोल के जो वैल्यू हमें दिखता है वो हमेशा कौन सा वैल्यू दिखता है, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर डिफरेंस देखो, जेएलपी एज एन एक्सपेंस और जेएलपी एज एन एसेट का डिफरेंस क्या हुआ फिर, जो हम लोगों ने थोड़े देर पहले देखा, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, ठीक है, और जेएलपी जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज एन एसेट, तो डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, डिफरेंस समझना है तभी इसके बाद का एंट्री समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे थे, जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना लिख रहे थे, 10,000। यहाँ पर मैंने इनकम लिखवाया था तुम लोग को 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था फिर, 90,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जब इसमें पीएल एप्रो बना रहे थे, तुम लोग अपना पहले लिखा हुआ जो उसको देख देख के भी लिख सकते हो। अब हम लोग जो पीएल एप्रो बना रहे थे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 90,000। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 2A 2B 2C कितना कितना आया था, 45 और 27 और 18। ठीक है, ये आया था। अच्छा अब अगर जेएलपी एज एन एसेट हो रहा है तो उसमें हम लोग का पीएल में कितना जा रहा है, पीएल में हम लोग लिख रहे हैं 2 जेएलपी प्रीमियम कितना, हम सेकेंड ईयर वाला ही दिखा रहे हैं दोनों केस में। ठीक है, थर्ड ईयर तो मैंने कहीं पर भी नहीं किया है। बाई इनकम बोल के कितना आएगा, 1 लाख, क्योंकि सेम लिखेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 98,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब पीएल एप्रो करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर लोगों में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 98,000। अब इसका बताओ कितना कितना हो रहा है, हाँ 19,600। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंसेस चेक करो दोनों का, ए का इस केस में और ए का इस केस में, बी का इस केस में, बी का इस केस में, सी का इस केस में, सी का इस केस में, बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है, 45 और 49, 4,000, 27 और 29 400, 2,400, और 18 और 19 से मतलब 1,600। तुम लोग मुझे बता सकते हो बिना इसे ऐड किए फिलहाल कि कितने का डिफरेंस दिखेगा, इधर 90,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर 98 का, तो डिफरेंस कितने का दिखेगा, 8,000 का। ये सब ऐड करने से कितना आएगा, 8,000, क्योंकि ट्रीटमेंट हम लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, और यहाँ पर एक्सपेंस कम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम लोग जेल पे एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हैं तो 8,000 जो है हम लोग पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, जो हम लोगों ने एज ए एसेट लॉक किया है ना। हम लोगों ने यहाँ पर जब 90,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो 8,000 कम किया, और क्योंकि 2,000 रुपए का हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस दिखा रहे हैं, 8,000 लॉक कर रहे हैं, वो 8,000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना। तो ये 8,000 पहले से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको समझने का रीजन क्या है, अभी हम क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। अब इस पॉइंट को ना एक बार लिख लेते हैं, ये समझ में आना चाहिए कि हमारा यहाँ 8,000 पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है जो हम लोग सरेंडर वैल्यू लॉक कर रहे हैं एज एन एसेट। अब यहाँ पर लिखो वी आर showing less part as an expense। ठीक है, as an expense in this case 2,000 instead of 10,000। देखो जब हम लोग एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग कम अमाउंट को एक्सपेंस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में 10,000 की जगह हम लोग कितना दिखा रहे हैं, 2,000। ठीक है, सेकेंड ईयर से दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में तो इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि सरेंडर वैल्यू 0 था। द टोटल प्रॉफिट will increase and share of partners profit is also increase। क्या ये बात समझ में आया कि इसके वजह से, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस कम दिखा रहे हैं, इस वजह से हम लोग का पार्टनर लोगों का प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। वहां 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ 98,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ एज एन एक्सपेंस में। ठीक है, इन दिस केस ब्रैकेट में लिखो, इन दिस केस
8,000, टोटल 8,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, एंड दैट इज इक्वल टू सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, और वो बिल्कुल जो सरेंडर वैल्यू हम लोग लॉक कर रहे हैं बैलेंस शीट में उसके बराबर है, ठीक है, उसके बराबर है। मतलब जो चीज मैंने तुम लोग को समझाया वही लिखवाया, लिख लो, लिखो फिर बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आया, मैंने जो बोला वही लिखवाया, देखो कि क्योंकि हम लोग यहाँ लॉक कर रहे हैं, यही अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है एज एन प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर .1 लिखो, वैल्यू appearing in balance sheet, value appearing in balance sheet in respect of JLP is the surrender value of JLP, ठीक है। जो JLP बोल के बैलेंस शीट में तुम लोग को दिखेगा ना, वो कंफर्म सरेंडर वैल्यू दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब बेनिफिट ऑफ सरेंडर वैल्यू has been already transferred to partner। और जब भी हम लोग इस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं ना, हर साल जब हम लोग का पीएल रेडी होता है, हर साल उस पीएल में एज अ प्रॉफिट वो ऑटोमेटिकली पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिकॉज एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होता है, तो जितना सरेंडर वैल्यू लॉक होता है ऑटोमेटिकली वो सरेंडर वैल्यू एज एन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि मैंने अभी तुम लोग को लिख के दिखाया, इससे समझ में आता है। ठीक है, देखो ये बात अगर कंफर्म हुआ है तो अब ये वाला एंट्री बता सकोगे। ये तो मैंने लाइन बाय लाइन जो बोला वही लिखवा दिया अपने लैंग्वेज में। अब देखो इसमें अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया, इसी क्वेश्चन में इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, ए डिसाइड टू रिटायर, बोलो क्या एंट्री होना चाहिए। ए रिटायर कर रहा है तो क्या मिलेगा, एंट्री क्या होगा, कितना मिलेगा बताओ। नहीं, सेकेंड इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के एंड में कितना मिलेगा, 8,000, 8,000, ठीक है, 8,000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली ये मिलने के बाद तुम लोग क्या एंट्री करते हो, जेएलपी अकाउंट डेबिट करते हो, कितना 8,000, फिर क्या लिखते हो, 2A 2B 2C, कितना कितना होगा 5:3:2 में, 4,000, हाँ 2,400, 2,400 और 1,600। दिखाया जाता है। लेकिन ये गलत है, क्यों बता सकते हो क्यों ये गलत है, हम इसको काट दे रहे हैं, तुम लोग भी काट दो। ऑलरेडी 8,000 का इम्पैक्ट तो दे के बैठे हैं, ऑलरेडी 8,000 का इम्पैक्ट तो प्रॉफिट में चला गया है ना, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेंस ही कम रिकॉर्ड कर रहे थे तो 8,000 तो इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका है, तो दोबारा से 8,000 डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या आ जाता है, डुअल इम्पैक्ट, ठीक है। ये करोगे तो आ जाएगा डुअल इम्पैक्ट, जो कि हमें देना नहीं है। ऑलरेडी 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, कैसे किए हैं, ऐसा एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर चुके हैं जिसमें हमारा लॉक किया गया सरेंडर वैल्यू पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सरेंडर वैल्यू मिलता है, सिर्फ रिसीव करने का एंट्री करो, डिस्ट्रीब्यूट तो प्रॉफिट में पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है, और कोई एंट्री नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ए का डेथ हो जाता है तो क्या एंट्री करोगे। अब केस चेंज कर दो, ठीक है, ये केस को चेंज कर दो, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, हाँ बोलो, हाँ मिलेगा, और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होगा वो करना है। अब लिखो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डेट, लिखो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डेट, in the beginning of third year a date, ए का डेथ हो गया, अब बोलो क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा, तो एंट्री क्या करेंगे, टू जेएलपी, प्रीमियम नहीं, जेएलपी मतलब जो मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, प्रीमियम का मतलब एक्सपेंस जो हम लोग कितना मिलेगा 1 लाख। अच्छा, अब ये पैसा क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों में,
होगा, क्योंकि 1 लाख का तो इम्पैक्ट हम लोगों ने नहीं दिखा है। तो क्या लिखोगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबीसी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? और रेशियो में पुराना नहीं, हाँ वो तो होगा, लेकिन 1 लाख ना। नहीं, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों? 8,000 तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 92। ठीक है, क्योंकि 1 लाख में 8,000 तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना, तो कितना होगा? क्योंकि जब देखो, ये तुम लोग सोच रहे हो कि दो अलग अलग एग्जाम्पल में मैंने ऐसे बता दिया, नहीं। अगर ये देखो, ये चीज अगर कंटिन्यू चल रहा है, देखो हम ये समझाना चाह रहे हैं। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ लिखा था मैंने? फिर से तो लिखा था ना यहाँ पर, एक सेकेंड। अच्छा चलो छोड़ो, कहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मुझे भी दिख नहीं रहा है, जो भी हो। तो पहले मैंने क्या बोला, पहले साल हम लोगों ने प्रीमियम भर दिया, मान लो 10,000 10,000 पहले साल, क्योंकि सरेंडर वैल्यू नहीं। सेकेंड ईयर हम लोगों ने 2,000 का एक्सपेंस बनाया, और 8,000 का जैसे ही एसेट बनाया था तो 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ए का डेथ हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी बोले ठीक है, आओ आके पॉलिसी वैल्यू ले जाओ, लेकिन पॉलिसी वैल्यू में 8,000 तो पहले ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो बचे हुए अमाउंट को ये लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना डुअल इफेक्ट हो जाएगा ना। फिर से एक ही बात है, जैसे यहाँ पर डुअल इफेक्ट हो रहा था, 8,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिर्फ और सिर्फ 92,000, 46,027,600 और यहाँ पर 18,400। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये देखो हमारा मैच भी हो जा रहा है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैच नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। एंट्री देखो, पहले साल हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया, ये देखो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में क्या एंट्री किया था, बैंक टू जेएलपी। ये तो मैंने लिखा था कि अगर ए रिटायर कर रहा है तो, ठीक है, तो ए अगर रिटायर कर रहा है तो ये वाला होगा। अगर ए रिटायर नहीं करके ए का डेथ हो जाता है तो ये वाला एंट्री होगा। ठीक है, अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर हम लोग एक और डेथ है ये मान रहे हैं, तो क्या ये वाला इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं, ये तो लिखना ही नहीं है ना एंट्री। सोच के देखो, ये एंट्री तो हमें लिखना ही नहीं है, ये एंट्री का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा। हम तो वही बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एज एन एसेट लॉक हो चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ था? जब हम लोग इसे एसेट ट्रीट किए थे, तभी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना। इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखाना है हम लोग को। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में सिंपल तुम लोग करोगे, ये देखो जेएलपी प्रीमियम टू, यहाँ पर बैंक करोगे कितना, 10,000 10,000। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा हम लोग का कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में ट्रांसफर होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि किसी तरीके का सरेंडर वैल्यू नहीं है। पीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा, जेएलपी प्रीमियम 10,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में तुम लोग लिखोगे जेएलपी प्रीमियम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जेएलपी प्रीमियम टू, फिर क्या लिखोगे, बैंक। हम सेकेंड ईयर का बता रहे, 10,000 10,000। लेकिन जब ट्रांसफर करोगे तब कैसे ट्रांसफर करोगे? पीएल में 2,000 करोगे। ठीक है, और किस में ट्रांसफर होगा, जेएलपी बोल के कितना ट्रांसफर करोगे, 8,000, और टू कितना लिखोगे, जेएलपी प्रीमियम कितना लिखोगे, 10,000। ये सेकंड ईयर का हो गया। अब थर्ड ईयर में, अगर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में अगर ए का डेथ होता है, तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, जेएलपी 1 लाख। ठीक है, अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जब मैंने जेएलपी एसेट ट्रीट किया है तो ऑलरेडी 8,000 एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये हम लोग एक्सपेंस सिर्फ 2,000 ही दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, सरेंडर वैल्यू लेस करने के बाद जो बचेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो हम लोग का ये वाला एंट्री करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 8,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, अब इसका समरी लिखते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ पर एग्जाम में ऐसे दिखेगा तुम लोग को ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट। ठीक है, यहाँ पर एक जेएलपी दिखेगा, जेएलपी। ठीक है, यहाँ पर जेएलपी कैसे दिखेगा, सरेंडर वैल्यू में दिखेगा। सरेंडर वैल्यू मान लो कि है 10,000। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख, मतलब 1 लाख के अगेंस्ट में ये सरेंडर वैल्यू दिख रहा है। इधर हमें कैपिटल दिखेगा, एबीसी। ये रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन आएगा डेथ का, तो उसमें जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें ये भी करना होगा, प्लस रिटायरमेंट और डेथ का भी क्लिक कर देना। हाँ, मतलब ओवरऑल जैसे उसमें ये एक पॉइंट रहेगा, जैसे गुडविल एक पॉइंट रहेगा। एक पॉइंट हाँ, एक छोटा सा, हाँ, ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा।
इतना कैलकुलेट ये तो सारा पॉइंट सिखा रहे हैं, सब तो ट्रीटमेंट नहीं रहेगा ना, कोई भी एक ही करना होगा ना, ये तो हम लाइन बाय लाइन सब सिखा रहे हैं इसीलिए। अच्छा, अब एडजस्टमेंट इसमें लिखेंगे ए डिसाइड टू रिटायर, मुझे बोलो एंट्री क्या होगा। ये मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया है और ए ने डिसाइड किया है कि वो रिटायर कर जाएगा, तो बोलो एंट्री क्या होगा, बोलो। सरेंडर वैल्यू। हाँ, सरेंडर वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा 10,000। एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले बैंक टू JLP 10,000 10,000, और कुछ होगा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी होगा नहीं, क्यों, जब हम लोगों ने ये 10,000 लॉक किया था, ठीक है, तभी तो वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस कम दिखाए थे, तो वो 10,000 तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में सोचो, जैसे ही हम लोगों ने 8,000 सरेंडर वैल्यू लॉक किया सेकेंड ईयर के एंड में, और उसके बाद बी ने डिसाइड किया कि रिटायर कर जाएंगे, ए या बी, कुछ एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, तो जब लॉक करते हैं हम लोग सरेंडर वैल्यू को, तो मेरा एक्सपेंस कम दिखता है, एक्सपेंस कम दिखता है, तो वो सरेंडर वैल्यू के इक्विवेलेंट अमाउंट मेरा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सोच के देखो ना, वहां भी इनकम 1 लाख दिखाया, यहाँ भी 1 लाख दिखाया, यहाँ एक्सपेंस 10,000 दिखा रहे हैं जब JLP एज एन एक्सपेंस है, लेकिन जब हम लोग एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हैं तो एक्सपेंस 2,000 दिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट 90,000 की जगह 98,000 हो रहा है, तो 98,000 में 8,000 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जा रहा है। सिंपल सा बात है, सरेंडर वैल्यू जितना लॉक करोगे उतना अमाउंट का प्रॉफिट पार्टनर लोगों को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो अगर कोई रिटायर कर रहा है बीच में, तो सरेंडर वैल्यू मिलता है, सिर्फ मिलने का एंट्री करो, डिस्ट्रीब्यूट मत करो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी प्रॉफिट में हो चुका होगा जब इसको हम लोगों ने लॉक किया होगा, बस इतना ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब और एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर लिखो बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लिख दिया मैंने ABC, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखो फिक्स्ड एसेट, कुछ एक होगा, करेंट एसेट भी कुछ एक होगा। अब हम यहाँ पर दे देते हैं JLP 20,000 दिख रहा है, ये कौन सा वैल्यू दिख रहा होगा, जो दिखता है वो क्या होता है, सरेंडर वैल्यू, और नीचे पॉलिसी वैल्यू भी हमें दे, मैंने लिख दिया इसीलिए क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, नीचे दिया हुआ रहेगा, हाँ 1,40,000 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है, मान लो क्वेश्चन में कि जेड नहीं, यहाँ पर सी डाइज, ठीक है, PSR 1-1 कर देते हैं, चलो आसानी से हो जाएगा, बोलो क्या आंसर, तो बोलो कितना एंट्री करें, बैंक टू JLP। सबसे पहले अगर सी का डेथ हो गया 20,000 मिलेगा कि 1,40,000, 1,40,000, ये कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे बैलेंस शीट में यहाँ पर सरेंडर वैल्यू दिख रहा है, तो ये अमाउंट मेरा JLP में, इतना अमाउंट मेरा पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा पार्टनर लोगों को, तो अगर मुझे अब ये JLP का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मुझे ज्यादा मिला है ना, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस बार क्यों नहीं किया था, क्योंकि 10,000 मुझे मिलेगा और 10,000 तो मैंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सरेंडर वैल्यू पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अब बचा हुआ अमाउंट मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, कितना माइनस करने से होगा, हाँ 120, 1,40,000 माइनस 20,000, ठीक है, 1,20,000, क्या लिखेंगे 2A 2B 2C, कितना हो रहा है 1-1-1 किया है मैंने, 40 40 40 40 40 40, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी तुम लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये मेन चीज है, देखो ये समरी है, ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे रहेगा, जब भी देखोगे कि यहाँ JLP दिख रहा है तो कंफर्म है कि ये कैसे ट्रीट किया गया है, JLP एज एन एसेट, और ये जो रिकॉर्ड हुआ है, इस रिकॉर्ड करने की वजह से उस साल के PL में ये अमाउंट एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, क्योंकि ये दिखाने की वजह से एक्सपेंस को हम लोगों ने डाउन दिखाया इतने से, ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट इतने से बढ़ गया है 20,000 से, और क्योंकि 20,000 से प्रॉफिट बढ़ गया था, तो पार्टनर लोगों को देखो, अब तुम लोग सोच रहे हो पार्टनर लोगों को तो 1,40,000 मिलना चाहिए, ठीक है, अगर तुम लोग सोच रहे हो पार्टनर लोगों को 1,40,000 मिलना चाहिए, तो तुम लोग को लग रहा है कि इनको 20,000 कम मिला है, नहीं, वो 20,000 ही तो उनको वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा प्रॉफिट में, जब इसका PL बना था तो इनको 20,000 ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंस को क्या किया होगा, कम रिकॉर्ड किया होगा। तो बात इतना है
कि हमें एग्जाम में कुछ नहीं बताएगा कि जेएलपी एज एन एक्सपेंस है कि एज एन एसेट है। तुम लोग को बैलेंस शीट में अगर दिखेगा तो एज एन एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, एज एन एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में दिख रहा है तो एज एन एसेट होगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है वो यहाँ पर और एक ट्रीटमेंट क्या है, और एक ट्रीटमेंट है हम लोग का ये यहाँ पर, और एक क्या है देखो, जेएलपी एज एन, हाँ यानी कि जेएलपी एज एन रिजर्व है। ठीक है, जेएलपी एज एन रिजर्व है, तो यहाँ पर वो लिखवा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग कंपैरिजन करके सारा बताएंगे। तो इसमें लिखो जेएलपी एज एन रिजर्व, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा, जेएलपी एज रिजर्व। ठीक है, रिजर्व कहाँ दिखता है बोलो, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी। ठीक है, ईयर 1 2 3 रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व। अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे कितना सारा, जनरल रिजर्व कहाँ मिलता है, लाइबिलिटी साइड में नहीं मिलता है। प्रीमियम 10,000 10,000 और 10,000। अच्छा, सरेंडर वैल्यू हम सेम ही रख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर 15,000। पार्टनर एबीसी पीएसआर 532 सेम रखा है। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। अच्छा, अगर हम लोग जेएलपी को एज एन रिजर्व ट्रीट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले ईयर 1 पे प्रीमियम दे रहा है तो एंट्री क्या होगा, ईयर 1 से स्टार्ट करते हैं, सेम वैसे ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल। हाँ रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ, अभी तो रिजर्व बना ही नहीं है, रिजर्व जब बनाएंगे तब। ठीक है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करके रिजर्व वो बन जाएगा। ठीक है, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट, जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, जेएलपी नहीं लिखना है, जब प्रीमियम भरोगे तो हमेशा प्रीमियम ही लिखना है, अगर जेएलपी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जेएलपी प्रीमियम एक्सपेंस होता है बट जेएलपी एसेट होता है। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्स्ट ईयर का एंट्री 10,000। ठीक है, अब ये पीएल में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, 10,000 10,000। अच्छा, इसके बाद जो पीएल बनेगा फर्स्ट ईयर के एंड में वो कैसे दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, टू जेएलपी प्रीमियम कितना दिखेगा, 10,000। बैलेंस शीट में नथिंग विल अपीयर। देखो तीनों केस में फर्स्ट वाले ईयर में बैलेंस शीट में कुछ भी अपीयर नहीं करता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू होता नहीं, एक्सपेंस में तो होगा ही नहीं। एसेट वाले केस में क्योंकि फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू नहीं है तो हमारे किसी केस में यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो नथिंग विल अपीयर। फर्स्ट ईयर में सभी का एक ही जैसा देखने में लगेगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का करो ट्रीटमेंट, सेकेंड ईयर में समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हमें दिख रहा है। सेकेंड ईयर में प्रीमियम भरो, पहले जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, बैंक, कितना, 10,000। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो था ये जेएलपी एज एन एसेट एंड रिजर्व था। देखो मैंने लिखवाया था एसेट लाइबिलिटी और एसेट रिजर्व, मतलब यहाँ पर एसेट भी बनेगा, मतलब 0.2 तो होगा ही। तो एसेट बनने से क्या एंट्री होगा, कितने का एसेट बनेगा, अगर मेरा सेकेंड ईयर में प्रीमियम भर दिए तो कंफर्म है कि कितना मुझे मिलेगा, 8,000। तो 8,000 का एसेट बनेगा तो एक्सपेंस कितने का बनेगा, 2,000। अब रिजर्व कैसे लिखेंगे वो हम दिखा रहे हैं, तो ये पहले लिखो क्योंकि एसेट तो होगा ही, ये जैसे हम लोग सेकंड वाला किए साथ ही साथ हम लोग इसको रिजर्व भी बनाएंगे। तो पहले लिखो पीएल अकाउंट डेबिट, कितना लिखोगे, 2,000। टू क्या लिखोगे, जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम 2,000। और एसेट जो बनाओगे उसके लिए क्या एंट्री लिखोगे, जितना अमाउंट एसेट में जाएगा 8,000 उसके लिए क्या एंट्री होगा, हाँ जेएलपी एसेट बनेगा, जैसे डेटर होता है जेएलपी अकाउंट डेबिट 8,000, टू क्या लिखेंगे, ये वाला क्रेडिट कर रहे हैं टू जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, 8,000। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में पीएल कैसे दिखेगा, सेकेंड ईयर का पीएल में क्या दिखेगा बोलो, टू जेएलपी प्रीमियम, कितना बोलो, कितना दिखाए, 2,000। ठीक है, अच्छा, और बैलेंस शीट, इसके बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट ऐसे दिखेगा,
इधर बोलो क्या दिखेगा, ये तो पता है तुम लोग को, सिखाया है। हाँ, JLP ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू कितना दिखेगा 8000। अच्छा, रूल्स ये है जितने का सरेंडर वैल्यू रिकॉर्ड होगा उतने का ही रिजर्व बनना चाहिए, ठीक है। जितने का सरेंडर वैल्यू रिकॉर्ड होगा उतने का ही रिजर्व बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, JLP रिजर्व कितने का बनेगा 8000, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, रिजर्व कहाँ से बनता है, प्रॉफिट से, लेकिन पार्टनरशिप में रिजर्व कहां से बनता है, PL से कि PL एप्रो से, PL एप्रो से। पार्टनरशिप क्यों, कंपनी अकाउंट्स में भी वही होता है, ठीक है। सारे डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद कुछ बचता है तो ही हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट के बाद से रिजर्व बनता है। तो अच्छा, अगर हम लोग रिजर्व बनाएंगे तो रिजर्व को कहाँ लिखना पड़ेगा बोलो, PL एप्रो में ना। तो यहाँ पर ना हम एक PL एप्रो भी बना के दिखाते हैं तुम लोग को। ये PL बन गया, ये साइड में एक PL एप्रो भी बनाते हैं, PL एप्रो। तो कहाँ लिखेंगे बोलो, रिजर्व को किधर लिखे, डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखे, क्रेडिट में क्यों, रिजर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना। जैसे मान लो इधर कुछ इनकम जरूर होगा, ठीक है, यहाँ कुछ इनकम होगा, उससे लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे और उस नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट में रिजर्व बनाएंगे। तो रिजर्व कितना लिखेंगे, 2JLP रिजर्व बोल के कितना लिखना पड़ेगा 8000, ये बनेगा, ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रॉफिट है वहां पर ये नेट प्रॉफिट जो है उसमें से 8000 का रिजर्व हम लोग का माइनस हो जाएगा, ठीक है, 8000 का रिजर्व हम लोग का माइनस हो जाएगा, ये ट्रीटमेंट। उससे इम्पैक्ट क्या आएगा बोलो, अगर हम लोगों ने यहाँ पर JLP, यहाँ पर हमारा 2 बार 8000 ब्लॉक होगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये 8000 तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो रिजर्व क्रिएट किया इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, कम होगा ना, यहाँ का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हम लोग प्रॉफिट से 8000 रिजर्व में डाल देंगे तो पार्टनर लोगों को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो हम लोग का कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो देखो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, इसीलिए एग्जांपल लेते हैं वैल्यूज के साथ, तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने PL लिखा, ठीक है, 2JLP प्रीमियम, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, JLP प्रीमियम 2000 लिख दिया। अब इनकम का यहाँ एक डेटा लेते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, इनकम ले लेते हैं 1 लाख, ठीक है। अच्छा, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, 98,000, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम PL एप्रो, यहाँ पर बनाते हैं PL एप्रो। अच्छा, यहाँ पर कितना ट्रांसफर करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट बोल के 98,000। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाना कंपलसरी है, JLP रिजर्व, ठीक है, कितना 8000 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट है ABC में वो कितना हो रहा है बता सकते हो, 2 नेट प्रॉफिट, मतलब 2 ABC लिख देते हैं, कितना होगा 90,000, कितना होगा बोलो, रेशियो, हाँ रेशियो मैंने लिखा हुआ है शायद, देखो 532 लिखा है रेशियो क्वेश्चन में, हाँ सेम ही तो करवा रहे हैं, तो 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 532 में कितना हो जाएगा और 80, ये समझ में आ गया। अगर हम लोग रिजर्व बनाएंगे तो ऐसा होगा। नाउ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, JLP सरेंडर वैल्यू में कितना दिख रहा है 8000 और JLP रिजर्व कितना दिख रहा है 8000, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या आया वो लिखो, टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ JLP appearing in बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखो, which is surrender value, benefit of same are not distributed to partner, rather accumulated as JLP reserve, ठीक है, JLP रिजर्व।
अब इसमें क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा है, टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ जेएलपी अपियरिंग इन बैलेंस शीट विच इज सरेंडर वैल्यू, ठीक है, जितना हम लोग सरेंडर वैल्यू दिखाएंगे, बेनिफिट ऑफ सेम आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर रेदर एक्यूमुलेटेड एज जेएलपी रिजर्व। जब हम लोग इसको यहाँ पर जेएलपी रिजर्व बोल के दिखा दे रहे हैं ना, जितना सरेंडर वैल्यू उतना रिजर्व दिखाएंगे, तो बोल रहा है ये बेनिफिट पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल, मतलब इसके अगेंस्ट में लिखते हैं, देखो कैसे होगा। तो तुम लोग हेडिंग करो कि बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में ए डिसाइड करता है रिटायर करने का, तो क्या होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर, तो क्या होगा। बस रिटायर और डेथ दोनों करने से ही समझ में आ जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर, तो क्या एंट्री होगा, तुम लोग बताओ। हाँ, यहाँ पर लिखो इन द बिगिनिंग ऑफ, in the beginning of third year a decide to retire, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक टू जेएलपी कितना होगा, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में 8,000, ठीक है, 8,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब बोलो क्या ये 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन ये रिजर्व जो है इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर लॉक हुआ है एज एन रिजर्व, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो रिजर्व यहाँ पर लॉक की हो, लाइबिलिटी बनाए हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग बाकी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जनरल रिजर्व, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,000 टू ए, टू बी और टू सी, कितना हो जाएगा, वही 5:3 रेशियो में अगर हम लोग लेते हैं तो 4,000, 2,400 और 1,600, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, मतलब जेएलपी एज एन एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो रिजर्व यहाँ क्रिएट किए थे ना, जेएलपी रिजर्व, ठीक है, इस रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने जेएलपी रिजर्व यहाँ पर बनाया तो ये हम लोग का क्या हो गया, 90,000 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। जब हम लोग एसेट बना रहे थे तब हम लोग का 98,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सोच के देखो। लेकिन जब हम लोग एसेट के साथ साथ रिजर्व भी बना रहे हैं तो अगेन हम लोग का कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 90,000। तो इसका मतलब तो 8,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट तो होना चाहिए। तो 8,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अभी रिजर्व बन चुका है, तो रिजर्व के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और एक लिखो, बैलेंस शीट बनाओ, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल इसीलिए क्योंकि नहीं समझ में आएगा नहीं तो, XYZ, ठीक है, जेएलपी रिजर्व लिख दिया मैंने 10,000 और इधर लिख दिया जेएलपी सरेंडर वैल्यू 10,000, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट है, एक्स डिसाइड टू रिटायर, एक्स डिसाइड टू रिटायर, कब किया रिटायर, बताते हैं, एक्स डिसाइड टू रिटायर एंड पॉलिसी वैल्यू 1 लाख और पीएसआर लिख देते हैं 532, ठीक है। मान लो जिस साल ये बैलेंस शीट बन रहा है इसके बाद वो रिटायर करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स अपियर कर रहा है तो अभी तक एक्स था, ठीक है। अब रिटायर कर रहा है तो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हुआ है, उसके पहले रिटायर कर रहा है, तो क्या मिलेगा, सरेंडर, कितना बोलो, कैसे एंट्री होगा, बैंक टू जेएलपी 10,000। अब मुझे बोलो कि नेक्स्ट क्या ये 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000, हाँ रिजर्व होगा। ये तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये जब हम लोग लॉक करते हैं तो वो तो प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया, लेकिन अगेन हम लोग प्रॉफिट में अगर उतना ही रिजर्व को चार्ज कर दिए तो प्रॉफिट मेरा 10,000 से कम हुआ था, फिर से 10,000 से क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 10,000 से बढ़ गया था, जब हम लोगों ने एक्सपेंस कम दिखाया तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था 10,000 से। फिर जब पीएल अप्रूव में हम लोगों ने रिजर्व बना लिया तो प्रॉफिट मेरा अगेन 10,000 से डाउन हो गया। तो इसका मतलब मेरा 10,000 का बेनिफिट एज ए प्रॉफिट पार्टनर लोगों को नहीं मिलता है, जब हम लोग एज एन एसेट लाइबिलिटी दोनों ट्रीट करते हैं तो सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जेएलपी टू ए टू बी टू सी, देख लो अमाउंट कितना होता है, 5,000,
3000 और 2000, ठीक है। ये सब लिखने का यही रीजन है ताकि तुम लोग कभी भी देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जेएलपी रिजर्व होगा, जेएलपी रिजर्व होगा, ठीक है। जेएलपी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सही है, जेएलपी रिजर्व कर दो। बस ये हम लोग का, यहाँ पर मैंने ये रिटायरमेंट दिखाया ना, ये वाला, ठीक है। सेम ऐसा ही लिख के डेथ वाला लिखो, लास्ट पॉइंट, सेम ऐसा ही लिख के डेथ, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। इधर लिखो जेएलपी सरेंडर वैल्यू 10,000, ठीक है। इधर लिखो जेएलपी रिजर्व 10,000, ठीक है। यहाँ पर लिखो XYZ पार्टनर हो गया, और एक्स डाइज PSR 5:3:2, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। अब बोलो क्या एंट्री होगा। फर्स्ट तो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो पहले लिखो बैंक टू जेएलपी, कितना लिखेंगे, 1 लाख। अच्छा, अब जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे होता है, तो सेकंड जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो। जेएलपी रिजर्व टू ABC, मतलब XYZ, मैंने यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज कर लिया है, टू XYZ। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा रिजर्व, जितना रिजर्व है उतना ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। 10,000, 10,000 को 532 में करोगे तो कितना, 5,000, 3,000 और 2,000। अच्छा, अब मिला है लेकिन 1 लाख, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कितना पार्टनर को बेनिफिट दिया है, क्योंकि ये तो पूरा ही पार्टनर को मिलना चाहिए। अभी तक कितना मिला है, क्योंकि पॉलिसी तो और आगे कंटिन्यू नहीं होगा, एक का तो डेथ हो गया, पॉलिसी तो खत्म, अब सबको अपना अपना पैसा ले लेगा। हम लोगों ने अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बचा कितना, तो वो भी देना पड़ेगा क्योंकि ये डेथ हुआ है, ठीक है। तो अब 90 का भी डिस्ट्रीब्यूशन करो, कैसे लिखोगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो जेएलपी 10,000 से ही हम लोगों ने क्या किया है, कम किया है, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, X टू Y टू Z। देखो कितना कितना होगा, यहाँ पर 90,000 ऐसे लिख लो, 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। अब 90,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना होता है, देखो 45 होगा, ठीक है। पहला वाला 45, सेकेंड 27,000 एंड थर्ड 18,000, ठीक है। और यहाँ पर एक समरी लिख लेते हैं तो हम लोग का कंप्लीशन हो जाएगा। जेएलपी रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, मैंने बोल दिया है बहुत बार, फिर भी एक बार लिख लो। जेएलपी रिजर्व का हम लोग लिखेंगे ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड PSR। जेएलपी रिजर्व अगर कभी भी तुम लोग को दिखेगा क्वेश्चन में, तुम लोग को क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इफ एनी अदर अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इफ एनी अदर अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, ब्रैकेट में लिखो डेथ, डेथ के केस में, क्योंकि सरेंडर वैल्यू तो नहीं होगा, डेथ के केस में पॉलिसी वैल्यू होगा, देन इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट, प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट होगा, प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट, अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ब्रैकेट में डेथ, ठीक है, देन इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम जेएलपी अकाउंट, प्रोवाइडेड पीछे लिख देते हैं एक बार, फिर तुम लोग लिखो फ्रॉम जेएलपी अकाउंट, फ्रॉम जेएलपी अकाउंट। अब बता भी देते हैं, जो लिखा है वही अभी तुम लोगों ने ट्रीटमेंट भी किया। देखो अगर हमारा वो जेएलपी रिजर्व दिख रहा है तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे सरेंडर वैल्यू मिल रहा हो चाहे डेथ हुआ हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अमाउंट जो दूसरा कुछ अमाउंट मिल रहा है सरेंडर वैल्यू के अलावा, ये कब मिलता है, जब डेथ होता है, तो जो हमें पॉलिसी वैल्यू मिलेगा तब हम लोगों ने क्या किया, तो उतना अमाउंट माइनस करने के बाद जेएलपी अकाउंट से पार्टनर लोगों को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, वही चीज लिख पाया हुआ है, ठीक है। तो मेन हमें 3 पॉइंट ही देखना है, अगर एक्सपेंस होगा वो सबसे आसान है,
एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, काम खत्म, प्रॉफिट डाउन हो गया उतने से, बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर एसेट हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू अगर मिल रहा है तो एसेट के अकॉर्डिंग हमें उसे लॉक करना है। एसेट लॉक हो जाता है क्योंकि उतने का एसेट लॉक होता है तो उतने का प्रॉफिट डाउन होता है। जितना प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो प्रॉफिट डाउन होने से क्या होगा, हमारा वो पहले ही प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमें उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर डेथ हो जाता है तो उतने का अमाउंट लेस करने के बाद करते हैं, जैसे 1 लाख में 8,000 लेस करके हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। और अगर हम लोग को एसेट और रिजर्व दोनों ट्रीट करना है तो उसमें हम लोग एसेट लॉक भी कर रहे हैं एज वेल एज प्रॉफिट डाउन एंड प्रॉफिट अप दोनों ही हो रहा है, तो एसेट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो लॉक होता है, लेकिन रिजर्व की वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो वो 8,000 तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, पूरे एग्जाम्पल में मेरा 8,000 ही है तो वही बोल रहे हैं, तो बाकी अमाउंट हम लोग रिजर्व बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर डेथ हो गया तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बाकी बचे हुए अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट करना है, गलती से भी पॉलिसी वैल्यू पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर कर दोगे तो डुअल इंपैक्ट हो जाएगा। ये चीजों को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में तुम लोग को इतना सारा चीज ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो एज एन एसेट लायबिलिटी ट्रीट है, बैलेंस शीट देख के पता चलेगा, हर एक केस में बैलेंस शीट देख के पता चलेगा। अगर बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक्सपेंस, अगर सिर्फ एसेट साइड में है तो ट्रीटेड एज एन एसेट, और अगर दोनों साइड में है एसेट लायबिलिटी तो ट्रीटेड एज एन एसेट एंड लायबिलिटीज या फिर रिजर्व एंड एसेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब क्वेश्चन तो नेक्स्ट दिन ही कर पाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका एप्लीकेबल होगा हमारा।